आज क्विज है या नहीं है? जी मैम क्विज है। तैयारी है सबकी? मैम आपकी मर्जी। नहीं, मैं तैयारी पूछ रही हूँ, इसमें मेरी मर्जी क्या है? जी मैम है। और मिड की तैयारी कैसी है? चैप्टर 3 के क्विज की तो चलो तैयारी है, मिड की तैयारी कैसी है? मैम अभी आपने सिलेबस नहीं बताया। जितना पढ़ लेंगे मिड तक उतना सारा का सारा इंक्लूड है। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? अभी कहाँ ज्यादा है, अभी तो थोड़ा सा है। नहीं मैम काफी है, 3 चैप्टर्स है मैम। 3 नहीं 4, चौथा भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैम अब तो बहुत ज्यादा हो गया। अब ज्यादा ही हो गया है। चलो 3 तक ही रह लेते हैं हम। 3 लेकिन पूरे 3 ही है, कम नहीं होंगे। फोर्थ भी अगर इंक्लूड कर ले मैम मुझे, होगा। फोर्थ भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इनपुट और आउटपुट है जो पहले भी पढ़ा हुआ है, वही टॉपिक्स आगे आ गए हैं दोबारा से, लेकिन डिटेल्स में थोड़े से। क्विज जो है वो मैं भी आपका नहीं ले रही आज। मिड में मुझे पता चलेगा किसने क्विज ओके कितना प्रिपेयर किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से। चैप्टर नंबर 3 से ही रिलेटेड है। और मैं सिर्फ चंद एक स्टूडेंट से पूछूंगी, सब इसका जवाब नहीं देंगे। जिसे कहूंगी सिर्फ वही मुझे माइक ऑन करके जवाब देगा। रोल नंबर 9419, आफाक, माइक ऑन करो। आफाक आपको मेरी आवाज आ रही है? आफाक बट 9419। यार रोल नंबर लिखते जाओ, जो रिप्लाई नहीं कर रहा ना, जो बोल नहीं रहा आगे से, रोल नंबर लिख दो, ये भी एब्सेंट ही काउंट होंगे। मैम आई थिंक उस तक आपकी आवाज नहीं जा रही। क्यों आवाज क्यों नहीं जा रही? इतना मेरे आप तक आ रही है ना, तो उस तक भी जानी चाहिए। मोहम्मद अब्दुल्ला 9468। 9468 अब्दुल्ला, अपना सबसे पहले तो आप रोल नंबर सीक्वेंस से करो, रोल नंबर पहले लिखो और नेम बाद में। और सेकेंडली अपना माइक आपने ऑन किया है, मुझे क्या बताएं कि जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसके अंदर कंप्यूट द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले आप किस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे? इन सी लैंग्वेज सबसे पहले लैंग्वेज के अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले कौन सा सोल्यूशन जो है उसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सबसे पहले सॉल्व होगा। अब मेरी आवाज किसी तक भी नहीं जानी? आ रही है मैम। आ रही है आफाक? जी बताएं मैम। जरा मुझे, सबसे पहले तो आप बताएं। सबसे पहले मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था, तब आप नहीं बोले। कंप्यूट द मैम फॉलोइंग मैंने ज्वाइन अरिथमेटिक अभी एक्सप्रेशन। ज्वाइन किया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला था। एक्सप्रेशन बताएं इस वक्त जिस मैंने एक्सप्रेशन को हाईलाइट किया है। इसमें सबसे पहले सी लैंग्वेज में जब ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे, इसमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू जो है वो कंप्यूट होगी?
सबसे पहले ये जो a प्लस बी के बाद जो डिवाइड बाई स्लैश लिखी हुई है ना, इससे सोल्व करेंगे। ए प्लस बी के बाद ये डिवाइड वाली है, इसको सॉल्व करेंगे। जी सर मैम। मोहम्मद अब्दुल्ला, अफाक अपना माइक बंद कर दो। मोहम्मद अब्दुल्ला आप बताएं सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। किसी एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे। अभी सबका क्विज जो था वो बिल्कुल तैयार था और अभी कोई भी जवाब नहीं देगा, और जो देगा भी वो भी गलत ही देगा मुझे लगता है। नाइन 4 8 7 अलीजा। यस मैम। सीधा क्लास में प्रेजेंट हो, चलो जरा बताओ जल्दी से इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन सा अरिथमेटिक मैम एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे। मैम सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स में है ये सॉल्व करेंगे। कौन सी ब्रैकेट्स में। मैम ये जो ब्रैकेट a प्लस बी और डिवाइड c-5। अब फिर a प्लस बी सेकंड वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे या c-5 और d+7 वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। d+7 और c-5। चलो माइक बंद कर दो। मैम 9422 मोहसिन नवाज। तो मैम जी मैम। आप बताओ सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे। मैम अगर तो हमारा प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करेगा ना लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, तो मैम सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैम उनको सॉल्व करेगा। बिल्कुल। फिर मैम उसके बाद ये मॉड्यूलर, उसके बाद मैम ये डिवाइड करेगा जो जो इसके पास डिवाइड हो सकती हैं। फर्स्ट मतलब जो हमारे पास है a प्लस बी डिवाइडेड बाई c-5, ये मैम अलग ब्रैकेट है। दूसरे वाली ब्रैकेट अलग है क्योंकि उसके अंदर नीचे जो वैल्यू दी गई है मैडम c-37, उसको मॉड्यूलस के साथ ही मल्टीप्लाई किया गया है। तो मैम पहले वाली ब्रैकेट को, होल ब्रैकेट को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। दूसरी के अंदर ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, पहले हम मॉड्यूलस करेंगे उसके बाद मैडम उसको डिवाइड करेंगे। फिर मैम पूरी इक्वेशन को आपस में मतलब पहले वाली वैल्यू फिर मैम उसको डिवाइड करेंगे, तो दूसरी हमारी जो तमाम मतलब होल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके साथ डिवाइड करेंगे मैम, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अलीजा आपने भी ठीक जवाब दिया है और मोहसिन आपने भी, और उसके अलावा जिन्होंने ये प्लस और मैम माइनस या डिवाइड का साइन दिया, जी बोलें कौन बोलना चाह रहे हैं। मैम अब आवाज आ रही है। आ रही है, अब आ रही है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तब आवाज आ रही है मैम आपको। मैं बोल रहा था, मैंने दोबारा ज्वाइन किया मैम। पहले मैं बोल रहा था, पता नहीं क्यों नहीं थी आपका आवाज आ मैसेज भी रही। आया हुआ ऊपर मुझे। माइनस यस के मैम। साइन को सॉल्व नहीं करेंगे, आपने माइनस का साइन लिखा हुआ मैम वो मैसेज मैंने में। माइनस इसलिए लिखा है कि पहले अंदर वाली ब्रैकेटें है ना, तो मैम पहले ये जो माइनस वाली दो ब्रैकेटें पहले इनको अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। दोनों माइनस वाली नहीं सॉल्व होंगी पहले। अगर ये एज इट इज बी ठीक है। एक्सप्रेशन आपको मैथ्स में भी दिया जाता है, सी से हट के, सी से लेफ्ट टू राइट हम इसको रीड करते हैं, सी से हट के भी दिया जाता है, तो हम 6th क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स हैं उसे सॉल्व किया जाता है। लाइक ये ब्रैकेट है और उसके अलावा ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है वो ये ब्रैकेट है, इनको पहले आपस में सॉल्व किया जाता है। ऊपर वैल्यूज दी हैं उसने इंटीजर की फॉर्म में, ये सारी की सारी वैल्यूज वो मैंने नहीं पूछी, सिर्फ मैंने यहाँ पर पूछा था कि एक्सप्रेशन हम कौन सा सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले हम इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में जाते हैं, फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म को सॉल्व करते हैं। और जब हम सी में कंप्यूट करते हैं तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट भी अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसके अंदर सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट हैं, अगर सिंपल ब्रैकेट दी जाती है ये वाली फॉर्म, अंदर से स्मॉल ब्रैकेट को स्किप कर दिया जाता है, फिर भी पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सॉल्व करते हुए फिर आगे फर्दर एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन की फॉर्म में पहले आप इनको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद जो है
वो हम इसकी डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर इसके मॉडुलस की फॉर्म जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन मॉडुलस जो है वो इन सारी वैल्यूज की कंबाइनिंग फॉर्म है, इसलिए उसको सेपरेटली हम एंड पे लास्ट पे सॉल्व करेंगे। ये अभी आप लोगों की बिल्कुल भी क्विज की तैयारी नहीं है, ये नीचे लिखे भी हुए थे उसने ऑर्डर के आपने किस तरफ से उसको सॉल्व करना है, वैल्यू सारी उसने मेंशन की हुई है, ऑर्डर टू वैल्यूएट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कहीं से भी सॉल्व कर रहे हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी। मैम सी प्लस प्लस के अंदर हमेशा ऐसा ही होगा ना, हमारा प्रोग्राम लेफ्ट से राइट की तरफ एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल, लेकिन अगर आप ऑर्डर जो है वो डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो रीड ही लेफ्ट से राइट वाली फॉर्म में कर रहा होता है सारी की सारी वैल्यूज को। अभी जो लास्ट पे हमने किया था आउटपुट वाला रिजल्ट, अगर किसी को याद हो, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर इनपुट से आउटपुट, तो उसके अंदर जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होती है कॉट, वहाँ पे सबसे ज्यादा मेन पॉइंट में मेंशन किया था उसने कि सी के अंदर हमेशा हमारे पास जो राइटिंग होती है कॉट के वर्ड्स के अंदर, वो वही कंडीशन होती है कि हम राइट से लेफ्ट वाली साइड पे मूव कर रहे होते हैं। राइट से लेफ्ट वाली साइड पे जब आप इसको मूव करोगे कॉर्ड के वर्ड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन को स्किप करता है, लेकिन ये सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए है। अगर हम सिंपल स्ट्रिंग्स के अंदर वर्ड्स लिख रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे सिंप्लीफाई हमने उसको सिंपल वे के अंदर करना है। ये देखिए मैसेज था, फिर हमारे पास एरो, और फिर कॉर्ड के बाद हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। यही चीज है, सारी की सारी वैल्यूज को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग समझ लें इसको, मैम एक क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पॉइंट्स भी था। हाँ बोले बोले बोले। मैम हम ये थोड़ा सा बता दें मैम, प्रो डाटा टाइप क्या होती है? और मैम जब हम प्रो डाटा टाइप को यूज करते हैं तो मैम हम उसको ऊपर इनिशियलाइज नहीं करवाते, उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बीच में ही प्रोग्राम के। तो मैम ऐसे कैसे? मतलब हमने तो ये पढ़ा था कि जो भी चीज आपने यूज करनी है, कोई भी वेरिएबल यूज करना है, उसको पहले सबसे पहले आपने ऊपर इनिशियलाइज करवाना ही करवाना है। तो मैम एक तो प्रो डाटा टाइप को बता दें, और दूसरा मैम उसको वैसे ही कैसे रिकॉल कर लेते हैं फौरन से प्रोग्राम में बगैर इनिशियलाइज करवाए मैम? एक मिनट है, अब एज इट इज बोले, एज इट इज का क्या बोल रहे थे आप यार? मैम मैं बोल रहा था कि एक प्रो डाटा टाइप का बता दें मैम, वो क्या होती है? और दूसरा मैम ये कह रहा था कि हमने तो ये पढ़ा था प्रोग्राम के अंदर कि जब भी आपने कोई वेरिएबल यूज करना है उसको आपने सबसे पहले ऊपर इनिशियलाइज करवाना है, उसको बताना है कि हम ये वाली प्रोग्राम इन वेरिएबल्स को मतलब अंदर यूज करने वाले हैं। लेकिन मैम प्रो डाटा टाइप के अंदर ऐसा नहीं होता, वो जैसे ही लिख रहे हैं आप लिखते जा रहे हैं, आपने उसको बीच में रिकॉल कर लिया, अगर वैसे ही लिख दिया है मैम वो एज इट इज मतलब उसका रिजल्ट आपको शो करवा देगा। मैम ऐसे हमने कैसे किया है मैम, ये थोड़ा सा बता दें मैम। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर है ये वाला ना? बुक पे पेज कौन सा है? मैम 80। 80 पेज है। जी मैम। मैम 95 पे है। मैम 95 सर्च करें। 95 पे, ठीक है, हो गया। यस मैम, ये वाला 62 का ए पार्ट। What is the value of y after the following code executes? जी ये मैम बताने यही से है पहले क्या लिखा हुआ है? मैम। ये इसके अंदर हमें जो फ्लोट है वो तो मुझे पता है कि मैम हमारी डाटा टाइप है मैम। वाई उसके बाद वेरिएबल है मैम, उसके इज इक्वल के बाद कोई भी हम वैल्यू लिख सकते हैं, वो उसका कोई मसला नहीं है मैम, क्योंकि ऊपर हमने लाइब्रेरी ली हुई है आईओ स्ट्रीम, उसके अंदर से हम कोई बिल्कुल। भी डिजिट ले सकते हैं।
मैम फ्लोट में इसलिए लिया क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। अब मैम जो ये है ना SQRT, ये मैम मैं सर्च कर रहा था मैम, ये हमारे पास प्रो डाटा टाइप है, लेकिन मैम जब इसको प्रोग्राम में हमने इनिशियलाइज करवाया ही नहीं है मैम, इसको डायरेक्ट हमने रिकॉल कर लिया है। इसके लिए मैम वैसे ये मैंने किया था कि ये प्रोग्राम ऐसे मेरा सॉल्व नहीं हो रहा था, उसके लिए मैंने ऐसे ही किया था मैम, ऊपर ना एक और लाइब्रेरी ली थी include math.h, मैम बस वो लिया था, फिर हो गया था ये वाला प्रोग्राम ना एग्जीक्यूट। लेकिन मैम मेरा सवाल ये है कि हमने प्रो डाटा टाइप को वैसे ही रिकॉल कैसे कर लेते हैं बगैर इनिशियलाइज करवाए ग्रुप के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, सॉरी मैम। अच्छा, ये जब ये प्लस लिखते हो तो क्या इसे इनिशियलाइज करवाते हो पहले ऊपर? नो मैम, ये तो हमारी आईओ स्ट्रीम के अंदर फिक्स है मैम, ये तो पड़ा हुआ है मतलब कि ऑपरेटर्स हमारे। और लेकिन मैम मैंने, SQR, हाँ मैं ये बता रही जी हूँ, मैम। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अभी जब अपने आगे जाके पढ़ना है तो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज, अभी तो सिर्फ आपने मैथ की लाइब्रेरी, आपको पता चल गया कि ये मैथ की लाइब्रेरी का वर्ड है और ये मैथमेटिक्स का ही वर्ड है। SQRT ये स्क्वायर रूट को डिफाइन करता है, ये जी मैम। स्क्वायर रूट को डिफाइन करता है, और इसको शॉर्टकट वे में सी के अंदर SQRT लिखा जाता है, और इसकी एक सेपरेट लाइब्रेरी बनी हुई है मैथ लाइब्रेरी, जिसके अंदर स्क्वायर रूट डिवीजन के साइन के साथ जो है वो डिफरेंट वेज में इसको डिनोट किया जाता है। वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे आगे जाके तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन एज इट इज ही चलेंगे, डिवीजन के साइड के लिए भी DI भी लिखा जाएगा समटाइम, लेकिन उसके लिए ऊपर लाइब्रेरी डिफाइन करनी होगी। ये जो C++ की जो बुक है इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो लास्ट टाइम मैंने जब चैप्टर नंबर 4 करवाया है तो 3 की जो ये एक्सरसाइज थी इसके अंदर आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे उसका जो मेन डिफरेंशिएटिंग फॉर्म थी वो आगे जाके 4 के अंदर बिल्कुल डिटेल से दी हुई है। यहाँ पे इसको एज इट इज ही 3 के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रोग्राम बताया हुआ कि कैसे लिखना है, क्या करना है, किस वर्ड को किस फॉर्म में लिखना है। आगे इसकी फर्दर 1 बाय 1 सारी डिटेल है, उसकी सारी लाइब्रेरीज हैं। अगर आपने बुक को पूरी से अगर एक दफा देखा ही होगा ना तो लास्ट वाला जो चैप्टर है अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग देखें तो 3 पेजेस की एक एक प्रोग्रामिंग है इसी बुक पे, लास्ट पे है। अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी खोल के देखा होगा, जैसे जैसे हम चैप्टर्स के आगे को फर्दर मूव करेंगे 4, 5, 6 चैप्टर की तरफ आगे को बढ़ते जाएंगे तो लास्ट पे जो 17 चैप्टर है अगर आप वो देखें तो उसके अंदर इतनी लेंथी प्रोग्रामिंग की है, वो तो हमारी एज यूजुअल नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ बेसिक पढ़नी है, इसकी ज्यादा नहीं पढ़नी। लेकिन इसके अंदर ज्यादा जो लेंथी होगी उसके अंदर यही होगा कि ऊपर इसकी डिक्शनरी, डायरेक्टरीज, लाइब्रेरी बढ़ती जाएंगी इतनी। ये वर्ड जो है मैम अगर आप स्क्वायर रूट मैम को प्रो ऐसे, डाटा टाइप क्या होता है? प्रो डाटा टाइप आपने कहाँ यूज किया, पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ। मैम ये SQRT मैम, ये प्रो डाटा टाइप है हमारे पास यहाँ पर। हम्म मैम एक तो होता है ना डाटा टाइप फ्लोट, जैसे डाटा टाइप हमारे पास फ्लोट है और हम्म इसके साथ ही वेरिएबल है हमारा y और उसकी आगे वैल्यूज है। लेकिन हम देखें प्रो डाटा टाइप जैसे हमारे सी आउट, वो भी हमारा प्रो डाटा टाइप होता है, लेकिन मैम हमने इसको इसके अंदर यूज किया है। हालांकि हम जो डाटा प्रो डाटा टाइप्स होते हैं मतलब सी आउट, सी इन, मैम वो अलग से यूज करते हैं ना मैम, अलग हमने से इसको यूज नहीं इनिशियलाइज करते, करवाया ऊपर अलग और से मैम फिर यूज नहीं इसको। करते। जैसे आप लोगों ने CIN सिंह की फॉर्म यूज की थी और पाई वाली फॉर्म यूज की थी, वो हमने मेंशन की थी ऊपर, हम लोगों ने ऊपर मेंशन किया था। यहाँ पे अगर आप इस कोडिंग को देखो तो इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ उसने रिजल्ट पूछा है। जब आप लोगों ने पाई किया था तो स्लैश के साथ डिफाइन लिख के फिर पाई और उसके आगे वैल्यू लिखी थी, करने को हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन वो डिफाइन नंबर ऑटोमेटिकली सी के अंदर था इसलिए उसको हमने ऊपर पहले डिटेल से मेंशन किया है। नहीं करेंगे तो आप फर्दर PI, उसने बताया भी था कि मैथ के अकॉर्डिंग ये पाई का लफज है, और हम लोगों ने इसको पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर या 3 की स्टार्टिंग में, 3 के अंदर पढ़ा है, 3.3 या 3.4 प्रोग्रामिंग के अंदर था पाई। वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या जो वर्ड्स हैं उसको या तो आप ऊपर डिफाइन करेंगे स्लैश डिफाइन के साथ, आगे उसको मेंशन करेंगे। ये प्रो जो डाटा टाइप है इसके अंदर भी यही है कि या तो आप एग्जैक्टली वहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, अगर मेंशन ऊपर नहीं कर रहे तो आप वहाँ पे मैथ जो उसकी डिक्शनरी है वो यूज करते हुए फिर डायरेक्टली इसको डिफाइन कर सकते हो अंदर। अदरवाइज इसको डिफाइन करोगे तो वो रीड नहीं करेगा कि अगर एग्जैक्टली मैं इसको स्क्वायर रूट के साथ जो है वो डिफाइन कर दूँ तो वो रीड ही नहीं करेगा। जी ये मैम आगे ठीक है। जो इसके पॉइंट्स हैं वो जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे इसकी डिक्शनरीज की डिटेल आती जाएगी साथ साथ। अब बहुत सारी वर्डिंग जो है पीछे यूज की हुई है उसने सम वेज में,
लेकिन डिफाइनिंग नहीं है वहाँ पे उसकी, जैसे सिम की डिफाइनिंग नहीं थी, क्लियर स्क्रीन की नहीं है, गेट कैरेक्टर वगैरह की इसकी डिफाइनिंग पीछे बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैंने बता दिया है कि वो किस किस वे के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन उनकी डिटेल सारी आ गई है। कॉनियन डॉट एज की डिफाइनिंग भी नहीं थी वहाँ पे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। सिम की भी नहीं थी कि हमने खुद से कैरेक्टर जो है इनपुट डिफाइन करनी है वहाँ पे। सारी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो कुछ हद तक दी हुई हैं, कुछ हद तक नहीं है, सिर्फ प्रोग्रामिंग साथ साथ में बताइए कि किस वे में हम उसको कर सकते हैं। आगे जो है स्केप सीक्वेंस है, इसमें बैक स्लैश के साथ इसको कहा जाता है। वर्ड दिए हुए हैं, कोई भी एक एक इनका डिफरेंट वे है। और सेकेंडली जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, एंड लाइन, नेक्स्ट लाइन, आप में से कौन बोल रहा है? अपना माइक बंद कर दो। ये उन्हीं से रिलेटेड है। न्यू लाइन के अंदर या टैब के अंदर सिंगल कोड डबल कोड अगर हमने डालना है तो हम वैसे भी डाल सकते हैं। तो ये डबल डबल वेज है कि किस किस वे के अंदर हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस इज way of the defining numbers in different ways. Escape sequence are special characters used in control setting to modify the format of output. These characters are not displayed in the output. These characters are used in combination with backslash. ये characters हैं, कहते हैं backslash के साथ हम इनको यूज करते हैं। ये escape characters कहलाते हैं। Different escape sequence used in sequence C languages. सबसे पहले तो ये देखें, ये मेरे पास, इसको मैंने टाइप किया हुआ है प्रोग्रामिंग को C+ के अंदर। इसमें अलार्म आता है। अब मैं इसको रन करूंगी, मे भी आप लोगों को सुनाई दे अलार्म। बहुत माइनर सा बीप की आवाज आती है। अगर मोबाइल पे बीप का ऑप्शन होता है ट्यून्स के अंदर जाके, बिल्कुल छोटी सी माइनर सी बीप बीप की तरह की आवाज आती है। जब आप ये लगाएंगे तो जहाँ भी वर्ड्स के अंदर आउटपुट लेने के बीच में आप ये शो करेंगे तो आपके हाफ आउटपुट जो आपने पहले डिस्प्ले की है वो शो होगी। उसके बाद बीप की छोटी सी वॉइस आपको सुनाई देगी, फिर बाकी जो आपकी आउटपुट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। सेकंड वाला जो है बैक स्लैश बी के साथ, ये बैक स्लैश के अकॉर्डिंग बैक स्पेस, पीछे वाला वर्ड जो है इसके साथ से खत्म हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी जब आप ये लगाओगे। उसके अलावा है बैक स्लैश एफ फ्रॉम फीड, बैक स्लैश एन न्यू लाइन, बैक स्लैश आर कैरीज रिटर्न, बैक स्लैश टी टैब, टैब का ये डिफरेंस आएगा, बैक स्लैश सिंगल क्विट के साथ है, बैक स्लैश डबल क्विट के साथ है। इन सबके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो आगे बिल्कुल डिटेल से उसने दिए भी हुए हैं। बैक स्लैश ए, द एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू प्ले बीप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल क्विट के हेलो और साथ में बैक स्लैश ए के साथ वर्ड दे दिया है। हेलो पहले प्रिंट होगा स्क्रीन पे, डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद बीप की वॉइस आएगी, द कंप्यूटर विल प्ले बीप एंड देन प्रिंट वर्ड। अब मैंने इसे दो वेज के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया है। अब मैं इसको दो वेज के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तो मैंने एज इट इज लिखा है, मैंने हेलो वर्ड नहीं लिखा, मैंने नो वर्ड लिखा है। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये मैंने बैक स्लैश ए और साथ में इसके टाइप किया है ये वर्ड। नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? यस। मैं इसको रन करूंगी। यहाँ पे मैंने बैक स्लैश ए के साथ इसको ये देखें यहाँ पे डिनोट किया है और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मजीद चेंजिंग की है। मैं वो चेंजिंग यहाँ पे एज इट इज ही रखी है, मैंने कोई इसमें कुछ नहीं किया। मैं इसको स्किप भी कर देती हूँ यहाँ पे कि अगर मैं ये दोनों लाइन यहाँ से स्किप कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर क्रिएट करी थी। नो वर्ड, बिल्कुल माइनर सी नो के बाद बीप और फिर वर्ड का साइन जो है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जल्दी से शो हो जाता है। अब देखें ये पूरी बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पे है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगी। मैं यहाँ ये जो मैंने क्लियर स्क्रीन मेंशन किया हुआ है मैं ये खत्म कर रही हूँ यहाँ से।
ठीक है, मैंने ये कर दिया यहाँ से खत्म। मैंने बिल्कुल ये लिख दिया कॉट नो और वर्ड के साथ, और गेट फैक्टर के बाद मैंने इसको डिस्प्ले करना है। अब मैंने इसको करना है रन, और आप देखिएगा दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आया है। मैम 2 दफा राइट हो गया वो। ये 2 दफा राइट नहीं हुआ। जब आप ये ऑप्शन देते हो ना क्लियर स्क्रीन का, ये देखिएगा, मैं इसको करती हूँ यहाँ पे अब रन। अब क्या डिफरेंस आया, जब आप क्लियर स्क्रीन का वर्ड देते हैं तो आपने जो पीछे प्रोग्रामिंग की होती है वो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाती है, एक नई स्क्रीन के ऊपर हमारा रिजल्ट आता है। अब मैंने तो इसको पहले से टाइप किया हुआ था, ओपन करके रखा हुआ था। अब अगर मैं इसको टोटली बंद करके दोबारा से ओपन करती हूँ, या आप लोग इसको करके ट्राई कीजिएगा, जो C++ की टोटल यहाँ पे ऊपर यहाँ तक हाफ जो स्क्रीन है ब्लू में आएगी, और इसके ऊपर जो बिल्कुल उस दिन वाली बेसिक जब मैंने आपको रन करके दिखाया था कि ये बेसिक सारी हैं जो इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे क्लियर स्क्रीन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाता है। बेसिक जो है कि आप ये प्रेस करें और C++ इंटरेस्टिंग फॉर्म में F1 F12 प्रेस करेंगे, ऑपरेशन आ जाएगा, ये ऑपरेशन आएगा, वो सारा का सारा यहाँ पे आ रहा होगा। नो वर्ड का जो वर्ड है नीचे आ जाएगा। क्लियर स्क्रीन का जब आप बटन प्रेस करते हो उससे क्या होता है कि ये सारा का सारा जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है और हमारे पास रिजल्ट डिफाइनिंग फॉर्म में आ जाता है। अब सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे था ये वाली चीज थी \a के साथ, ठीक है, नो वर्ड। अब मैं इसको यहाँ से खत्म करके इसमें चेंजिंग कर रही हूँ बी की, ए को यहाँ से स्किप कर रही हूँ और मैं इसके साथ अप्लाई कर रही हूँ बी। वही रहने दिया मैंने, कोई इसमें चेंजिंग नहीं थी। अब मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ रन। अब देखें क्या हुआ, मैंने एक स्पेस दी हुई थी, वो स्पेस यहाँ पे खत्म हो गई है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे, इन केस अगर मैं यहाँ से ये स्पेस जो है वो स्किप कर देती हूँ और फिर मैं इसको रन करती हूँ, तो पीछे वाला वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली एन रह जाएगा, ओ खत्म हो जाएगा। देखें एन वर्ड रह गया। बी से यही चीज मेंशन की हुई है उसने यहाँ पे कि आपके पास जो यहाँ पर \b है, इससे जो बैक स्पेस है वो मीन रखती है कि आपके पास जो स्पेस है बैक वाली वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जो भी वर्ड होगा अगर आपने स्पेस दी है स्पेस खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दी थी, अगर स्पेस नहीं दी इन केस तो आपके पास जो पीछे वाला वर्ड है एक सिंबल जो है वो वहां से स्किप हो जाएगा। अब नेक्स्ट में है \f, दिस escape sequence is used to insert a blank paper in the printed output. It is called form feed. For example, ये फॉर्म दी है, अब इसमें विल डिस्प्ले की फॉर्म क्या आएगी, ये फॉर्म आएगी। अब किस फॉर्म में आएगी, आफ्टर प्रिंटिंग हेलो द कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर एंड देन प्रिंट द रिमेनिंग आउटपुट, इट इज यूज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग करते वक्त यूज होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पर चेक जरूर करेंगे कि किस फॉर्म में आ रही है। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया एफ। अब मैं इसको करूंगी यहाँ पे रन। क्या नजर आ रहा है आपको, ये मैंने बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट दी थी। अगर नो और वर्ड के दरमियान में देखें तो आपको एक साइन नजर आ रहा है, प्रिंटिंग का साइन नजर आ रहा है। जब हम इसको सेव फॉर्म में करते हैं तो वहां पे हमारे पास ये डिफरेंट वेज के अंदर जब इसको प्रिंटिंग फॉर्म में लेते हैं ये उसके लिए डिनोट होता है। अब आगे जो है इससे \n एंड नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, शिफ्ट द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आपने जहां तक वैल्यू देनी है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब दो तरह के वेज हैं इसके अंदर, देखें पीछे हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ते आए हैं और जो चैप्टर नंबर हमने 4 के स्टार्ट में पढ़ा है कि आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे कॉट हेलो वर्ड और उसके बाद हम एंड स्क्रीन या एंड लाइन करते थे, सॉरी एंड एल लिखते थे। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट था वो नेक्स्ट लाइन में जाता था, हम कॉट के साथ उसे फिर डिस्प्ले करते थे। अब कहते हैं एंड एल लिख लें या सेकेंडली आप \n लिख लें, दोनों से
एक ही वे जो है वो होगा, बैक स्लैश एन लिखने से हमारे पास ज़्यादा इजीली, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा जल्दी हमें पूरी डिटेल नहीं लिखनी पड़ेगी। हमारे पास जो है वो रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और जो हम एंड एल लिखते थे उसके लिए हमारे पास जो वे था कि हम पहले लाइन जहाँ तक हमें चाहिए, यहाँ तक अगर मैंने एंड एल लिखना होता तो मैंने बैक स्लैश डबल साइन में देनी थी, डबल क्योट्स देने थे, फिर उसके अंदर एंड एल लिख के फिर आगे से दोबारा स्टेटमेंट लिखनी थी। वो चाहे मैं एक ही लाइन में लिख देती या नीचे जाकर लिख देती कॉर्ड के साथ दोबारा, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर अब मैंने इस फॉर्म में देना है कि हेलो और वर्ड जो है नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, तो बैक स्लैश एन दे दें, जहां तक आपको रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट पे चले जाएं, नेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ज्यादा बेस्ट है बनस्बत एंड एल के, क्योंकि उसमें थोड़ी सी टाइपिंग 2000 वर्ड की हमें ज्यादा करनी पड़ती है। अब बैक स्लैश आर है, द एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन फॉर एग्जांपल। बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल जो है उसने सेम वे में लिखी है बैक स्लैश आर, लेकिन इसमें एक और चीज डिस्प्ले की है, मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ फ्रंट लाइन। जिस लाइन में भी हम होंगे, जिसमें भी हमने इसको डिस्प्ले किया होगा, उस पर कहता है कर्सर जो है वो हमारा स्टार्टिंग जो फ्रंट लाइन है उसके दोबारा स्टार्ट में चला जाएगा। इट्स मीन कि अगर यहाँ पे हेलो और वर्ड के बिटवीन में बैक स्लैश आर का वर्ड दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड बट बैक स्लैश मूव द कर्सर टू एट द बिगिनिंग ऑफ फ्रंट लाइन, दोबारा फ्रंट लाइन की बिगिनिंग में आएगा। ये कॉर्ड और ये डबल एंगल क्योट्स हैं, ये फ्रंट लाइन में कंसीडर नहीं होते, ये फ्रंट लाइन में कंसीडर होते हैं, जो कि हमारे रिजल्ट की आउटपुटिंग फॉर्म में होगा। हेलो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सी जो है वो मूव करेगा बैक स्लैश आर पे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली लाइन नहीं जो नहीं आएगी, उसी लाइन के स्टार्ट में फिर दोबारा से हमारा रिजल्ट चला जाएगा और रिजल्ट वहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वर्ड। ये प्रिंटिंग ओवर राइटिंग कहलाती है। इसमें ये नहीं होगा कि पहले वाला हेलो जो है वो स्किप हो जाएगा, हेलो स्किप नहीं होगा, एक ही के अंदर मूव करते हुए हम दूसरी वैल्यू जो है वो उसी के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये फॉर्म जो है वो जस्ट हमें शो ये करेगी वर्ड की फॉर्म में। सो ओनली वर्ड इज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, हेलो जो है वो हाइड हो जाएगा। इसमें ये नहीं होता कि वो खत्म हो जाता है, हाइड वाली फॉर्म कहलाती है, क्योंकि ओवर राइट हो जाती है, तो ओवर राइट की वजह से पीछे वाला जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली ही स्किपिंग फॉर्म में चला जाता है। अब बैक स्लैश टी है, दिस स्किप सीक्वेंस इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टैब। ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, एक टैब के लिए अकॉर्डिंग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हेलो और बीच में उसने बैक स्लैश टी दे दिया है, टैब का डिफरेंस आ जाएगा और आगे नेक्स्ट वर्ड पे चला जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्विड्स हैं, अगर क्विड्स हमने लगाने हैं तो हम डबल के लिए डबल वाला अप्लाई कर लेंगे, सिंगल के लिए सिंगल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ही हमारे रिजल्ट के अंदर जो है वो हेलो वर्ड के साथ क्विड्स आ देंगे। डबल के लिए नहीं है तो डबल के लिए डबल वाला डिस्प्ले कर लेंगे। उसके बाद है डबल स्लैशेस, इसमें हमने अगर एक स्लैश शो करनी है बैक स्लैश अपने गिवन आउटपुट के अंदर, तो हम डबल बैक स्लैश लगाएंगे। उससे ये होगा एक बैक स्लैश जो है वो सी की लैंग्वेज के अंदर रीड होगी और दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली ही डिस्प्ले स्क्रीन में आ जाएगी। अब आगे जो है हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल कोड स्टेटमेंट। एक कोड स्टेटमेंट के अंदर हमने ये रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले फॉर्म में मेंशन करना है। अब ये किस वे में आएगा, ये 4 लाइंस पे आ रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने किया है कि हमने एक ही कोड के अंदर अगर रहते हुए अपना रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मैम स्लैश एन। बिल्कुल स्लैश एन यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम यहाँ पे प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सारा के सारा मैंने यहाँ पे डेटा मेंशन किया हुआ है। अगर आप ये देखें जहाँ पे मैं कर्सर मूव करूंगी, ये स्टेरी के साइन के साथ देखें, बैक स्लैश एन डबल साइन है, फिर बैक स्लैश एन, फिर डबल एन, फिर ट्रिपल एन, फिर 4 भी फॉर्म में, ये मैंने सारा मेंशन किया है। कहते हैं सिंगल एक वर्ड के अंदर अगर आप लोगों ने ये सारा मेंशन करना है स्टेटमेंट को, बट उसका रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसको रन करूंगी, मैंने बैक स्लैश एन दिया है, नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली खुद ही मूव होता जाएगा और आपका रिजल्ट देखेंगे इस वे में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगी, क्योंकि अभी सिंपल बेसिक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल माइनर से चेंजिंग करूंगी।
अब मुझे बताएं कि मैंने वहाँ पे क्या चेंजिंग किया कि मेरे पास रिजल्ट इस फॉर्म में आ गया। मैम अपने बैक स्पेस को यूज किया तो एक कम हो गया उसमें से ना। बिल्कुल, मैंने बैक स्पेस यहाँ पे यूज किया है और एक जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कम हो गया। अब मैं इसी बैक स्पेस के साथ एक बैक स्पेस और लगाती हूँ, इसके रिजल्ट में क्या होगा, मेरे पास एक बैक स्पेस आ जाएगी। ठीक है, ये जो लास्ट वाला मैम प्रोग्रामिंग आपने वहाँ नंबर पे बी नहीं 4। बी नहीं लिखा मैम। मैम वहाँ पर आपने बी नहीं लिखा, सिर्फ सिंपल स्लैश डाल दिया। एक स्लैश नहीं डाली, 2 स्लैश डाली है, क्योंकि मुझे अपने स्क्रीन पे स्लैश डिस्प्ले करनी थी। स्क्रीन पे जी मैम स्लैश ठीक है। डिस्प्ले करनी है तो हमने वहाँ पे 2 स्लैशेस जो हैं वो डालनी है। मैंने ये वाला वे यूज किया यहाँ पे कि मुझे स्लैश जो है वो डिस्प्ले करनी है, तो मैंने बैक स्लैश जो है वो डबल टाइम यूज किए, तो मेरे पास एक जो है वो वहाँ पे आ गया। 9432 आयशा, क्या हो गया है? उसके बाद ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे रन मैंने कर दिया है, राइट भी किया हुआ है सारा का सारा। C++ मैनिपुलेटर्स, इसमें आउटपुट डिफरेंट स्टाइल में जो हमें चाहिए उसके लिए आप यहाँ पे देखें 6 वेज हैं, अभी फिलहाल 6 हैं। C++ में बहुत सारे वेज हैं जिसमें आउटपुट जो है वो फॉलोइंग मैनिपुलेट्स की फॉर्म में आती है। एंड एल, ये किस लिए यूज किया था हमने? सबसे पहले मैम एंड लाइन को एल, ब्रेक करने के लिए। लाइन को खत्म करके नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए जो है अपना रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करने के लिए हमने इसको यूज किया था। उसके बाद यहाँ पे है सेट विड्थ, जिसको हम स्टिव पढ़ेंगे, सेट प्रिसिशन, सेट फिल, शो पॉइंट, फिक्स। ये 6 वेज हैं जिसमें से एक तो आप बहुत पीछे यूज करते आए हो, बाकी जो है वो यहाँ पे डिफाइन है। कहता है ये सारे के सारे कहाँ से यूज किए हुए हैं, stream.h के अंदर ये इंक्लूड हैं, ये उसकी मेन डायरेक्टरी भी के अंदर डिफाइन है, सिर्फ हमने इसको यूज करना है। बट कहता है फिल इन द प्रोग्राम एंड set w, set precious and set fill manipulate can be used by including iomanip.h। अब ये iomanip.h ये डायरेक्टिव का वर्ड है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि ये किस चीज के लिए यूज है। जैसे iostream था, इसी तरह सेम ये वर्ड भी है iomanip.h। ये आप लोगों की छोटी सी एक असाइनमेंट है, ये आपने मुझे बताना है। ये जैसे iostream एब्रीविएशन थी इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स की डायरेक्टिव के अंदर, अब इसकी जो है आउटपुट वो क्या है, इसकी जो आउटपुट मैम ये है वो इनपुट किस वे में। आउटपुट मैनिपुलेटर है। यार बहुत जल्दी बोल देते हो, अभी बाकी जो क्लास है उसको भी जगा लेने दिया करो मुझे। जी मैम पूछ ले आप उनसे। अब पूछना नहीं है, अब रहने दें। अब जो है आप लोगों ने मीटिंग एंड होने लगी है, जो C++ मैनिपुलेटर्स हैं इनको आप लोगों ने एक दफा रीड करना है, बहुत डिटेल से सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मैम मैम बोले बोले। मैम ये बाकी तो 3 लेक्चर्स हैं मैम, इसके अंदर अगर हम मिड का सिलेबस रिवाइज कर लें मैम, यहाँ पे स्टॉप कर लें। पढ़ना आप लोगों मैम ने ये कुछ भी ज्यादा हो नहीं है, जाएगा। सिर्फ कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ने। आप लोग जैसे मैम आज बल्कि पहले अपनी मैम प्रॉब्लम बल्कि डिस्कस उसमें कर से भी लिया कम करें, करवाना। फिर उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट पढ़ा दिया करूंगी। अगर टाइम हुआ नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, हम इसके बाद पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपके साथ क्लास है वेडनेसडे को। चैप्टर नंबर 1 में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी